नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के कुछ एमसीक्यू जो कि रहेगा कोशिका से, जिसके अंतर्गत सिद्धांत, संरचना और कार्य उससे संबंधित कुछ एमसीक्यू हम पढ़ेंगे। ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न पहला रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन बी, अर्धसूत्रण के लिए परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, यही ऑप्शन गलत है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी रहा, अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन डी, जनन ग्रंथि जिसे गोनाड बोला जाता है में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है, ये भी सही है दोस्तों। क्योंकि प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो उस हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें कहा गया है अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। क्योंकि ये गलत है, इसलिए इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, यह निम्न 2 चरणों में संपन्न होता है। पहला होता है अर्धसूत्री 1 और दूसरा होता है अर्धसूत्री 2। अर्धसूत्री के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अर्धसूत्रण में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता होती है। इस विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो डेफिनेशन भी अपने आप में महत्वपूर्ण रहता है दोस्तों, तो डेफिनेशन पे विशेष ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2। प्रश्न 2 रहा, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। ठीक है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। तो ऑप्शन ए, अंतःप्रद्रवी जलिका। ठीक है, ऑप्शन बी, नाभिक। ऑप्शन सी, गाजिका। ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नाभिक। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग नाभिक होता है। ठीक है, कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है। नाभिक ही कोशिका की क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। नाभिक की कोशिका का मास्टर कहा जाता है। ठीक है, नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। एक प्रश्न का आंसर तो यही हो गया दोस्तों, किसे कोशिका का मास्टर कहा जाता है। ये कुछ नए टाइप से सीखे, तो नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है। ठीक है, नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। ऑप्शन ए, हरित लवक। ऑप्शन बी, लाइसोसोम्स। ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी, राइबोसोम्स। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, राइबोसोम्स। इसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है। ठीक है, सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है, जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, ये रहा स्ट्रक्चर राइबोसोम का। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। प्रश्न 4 रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन ए, लाइसोसोम। ऑप्शन बी, गाल्जी बॉडीज। ऑप्शन सी, सेंट्रोसोम। ऑप्शन डी, राइबोसोम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। तो चौथा का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लाइसोसोम। ठीक है, यह केवल पशु कोशिकांग में पाया जाता है।
कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। लाइसोसोम जंतुओं की कोशिकाओं में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी खोज वर्ष 1955 ईस्वी में डी डुवे ने की थी। ठीक है, इसकी खोज डी डुवे ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर। इसका प्रमुख कार्य कोषों में एंडोसाइटोसिस, ठीक है, इसका प्रमुख कार्य है कोषों में एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन है। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य है। भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, इसे ही आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आपका आंसर होना चाहिए लाइसोसोम। ठीक है, बात करें लाइसोसोम कहाँ होता है, तो दोस्तों लाइसोसोम कोशिका में यहाँ पास होती है, इसे बोला जाता है लाइसोसोम। ठीक है, बाकी अब स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पास है। जैसे साइटोसोल बोले तो ये वाले एरिया साइटोसोल बोला जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले तो ऊपर वाली परत को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। यदि गॉजी बोले तो इसे बोला जाता है। न्यूक्लियस पूछे तो ये वाला जो एरिया है इसे न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इसे तो आप देखते ही जान जाएंगे, बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी ऊतक, ऑप्शन डी नाभिक। तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कोशिका। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है। ठीक है, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। ठीक है, सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। याद रखेंगे, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, ये भी याद रखेंगे। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए राइबोसोम में। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, पीछे पढ़े। ब्राउन रॉबर्ट ने 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के अंदर केंद्रक का पता लगाया। ठीक, यह भी है स्ट्रक्चर ऑफ सेल का स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 है दोस्तों, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए केवल समसूत्रण, ऑप्शन बी केवल अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन सी माइटोसिस और मियोसिस दोनों, ऑप्शन डी न समसूत्रण और न अर्धसूत्री विभाजन। तो छठवां का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए केवल समसूत्रण। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए समसूत्रण विभाजन का प्रयोग किया जाता है। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। ठीक है, जो समसूत्रण विभाजन है इसे परोक्ष समसूत्रण विभाजन कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मातृ कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिका बनाती है। प्रश्न 7, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? ठीक है, प्रश्न 7 रहा, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? ऑप्शन ए ओस्टोसाइट्स, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी क्रोमेटोफोर। ठीक है, ऑप्शन सी क्रोमेटोफोर, ऑप्शन डी लिम्फ कोशिकाएं। तो 7वां का आंसर क्या होगा दोस्तों? 7वां का आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूरॉन। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन को बोला जाता है। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। ये रहा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है। ठीक है, ये यही है न्यूरॉन तंत्रिका। यह तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता। ठीक है, इसमें कोशिकीय विभाजन नहीं होता।
जिससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यदि ये न्यूरॉन नष्ट हो गया तो ये दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु इसे स्टेम कोशिका द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसे स्टेम कोशिका द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ये भी प्रश्न आ सकता है, न्यूरॉन किसके द्वारा, कौन सी कोशिका द्वारा प्राप्त किया जा सकता है करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो आपका आंसर होना चाहिए स्टेम कोशिका द्वारा जो न्यूरॉन है इसे वापस प्राप्त किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो आठवां का आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए जल। ठीक है, कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कुछ सजीव जैसे जीवाणु के अंदर एक ही कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, कुछ सजीव जैसे जीवाणु के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकी जीव कहते हैं। जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका के भीतर निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, केंद्रक और केंद्रिका, ठीक, जीव द्रव्य, गाल्जिकाय, कणाभ सूत्र, अंतर द्रव्य जालिका, गुणसूत्र, राइबोसोम तथा सेंट्रोसोम, लवक। जीव द्रव्य में जल की मात्रा लगभग 80%। ठीक है, जीव द्रव्य में जल की मात्रा 80%, प्रोटीन 15%। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जीव द्रव्य में कुछ भी पूछ सकता है, जल की मात्रा कितनी होती है, प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो वसाएं कितनी होती है, तो वसाएं 3% होती है। कार्बोहाइड्रेट पूछे तो 1%, और अकार्बनिक लवण करके पूछे तो 1%। तो ये भी अपने आप में आईएमपी है, ध्यान देंगे। प्रश्न 9, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता। ठीक है, याद रखेंगे, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता। तो इसे तो आप देखते ही आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी शैवाल और ऑप्शन डी विषाणु। तो 9वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी विषाणु, क्योंकि कोशिका सिद्धांत विषाणुओं पर लागू नहीं होते हैं। ठीक है, स्लाइडेन तथा स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है, एक प्रश्न का आंसर यही है, किसने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो ऑप्शन आंसर आना चाहिए स्लाइडेन तथा स्वान ने। ठीक है, कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चो 1855 ईस्वी में रुडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन ओमनिस सेलुल ई सेलुला। ठीक है, पूर्व स्थित कोशिकाओं का विभाजन ओमनिस सेलुल ई सेलुला से होता है। इन्हें स्लाइडेन तथा स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, जो रुडोल्फ विर्चो थे, इन्होंने नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बने होती हैं। अवकोशी जीव जैसे वायरस, वायराइट तथा फ्रोंसक, जिसे प्रोन बोला जाता है, पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। ठीक है, ये रहा वायरस, इन पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत किन्होंने प्रतिपादित किया करके प्रश्न पूछेगा, स्लाइडेन और स्वान। और नई कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया करके पूछेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 है दोस्तों, निम्न को सुमेलित करें। ठीक है, लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम अभी ऊपर बताया, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक, बात करें डीएनए, तो ये गुणसूत्रों में स्थित होता है। और यदि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस बोला जाता है, अभी पिछले वीडियो में बताया, उसी टाइप से ही ये जोड़ी मिलाया जाता है दोस्तों, और इसी टाइप से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सब आप विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, जो बोला वही है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। ठीक, डीएनए गुणसूत्रों में स्थित होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 11।
प्रश्न 11 है कोशिका प्रत्यात्मक, ठीक है, कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? ठीक है, कोशिका प्रकार्यात्मक फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन ए जीव द्रव्य, ऑप्शन बी केंद्रिका, ऑप्शन सी सूत्रकणिका, ऑप्शन डी केंद्रक। तो 11वां का ऑप्शन आंसर आ जाएगा दोस्तों केंद्रक। ठीक है, केंद्रक कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है। कोशिका केंद्रक में कोशिका के अधिकांश आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो क्रोमोसोम बनाने के लिए हिस्टोन्स जैसे प्रोटीन की एक विशाल विविधता के साथ कई लंबे रैखिक डीएनए अणुओं के रूप में संगठित होते हैं। इन गुणसूत्रों के भीतर जिन कोशिकाओं के परमाणु जीनोम है और कोशिका फंक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से संरक्षित है। नाभिक जीन की अखंडता को बनाए रखता है और जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करके कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, इसलिए नाभिक सेल का नियंत्रक केंद्र है। ठीक है, इसलिए नाभिक सेल का नियंत्रक केंद्र है। प्रश्न 12, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। ठीक है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो ऑप्शन ए एनाफेज, ऑप्शन बी टेलोफेज, ऑप्शन सी मेटाफेज और ऑप्शन डी प्रोफेज। तो इसी टाइप से ही प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। 12वां का आंसर हो जाएगा मेटाफेज। ठीक है, विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पे स्थित होते हैं मेटाफेज के। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। सूत्री विभाजन मुख्यतः कोशिकाओं के आंतरिक सभी जीवित कायिक कोशिकाओं में होता है। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः एक कोशिकीय जीवधारियों का जनन होता है एवं बहुकोशिकीय जीवधारियों में वृद्धि होती है। जीवधारियों में सूत्री विभाजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक है, ये सूत्री विभाजन। पौधों में सूत्री विभाजन मुख्यतः विभज्योतक कोशिकाओं में होता है। ये कोशिकाएं जड़ या तने के शीर्ष पर स्थित रहती है। सूत्री विभाजन प्रक्रिया में मेटाफेज चरण के दौरान विभाजित कोशिका के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। ठीक है, और याद रखेंगे पौधों में सूत्री विभाजन मुख्यतः विभज्योतक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, पौधों में विभज्योतक कोशिकाओं में होता है और ये कोशिका जड़ या तने के शीर्ष पर स्थित रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13, पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइक वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ठीक है, प्रश्न है पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइट वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए कैरोटीन, ऑप्शन बी एंथोसाइनिन, ऑप्शन सी कसेथोफाइल्स, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 13 का आंसर ऑप्शन बी एंथोसाइनिन। ठीक है, पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइट वर्णक एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। एंथोसाइनिन जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चोकोबेरी आदि में पाया जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। जो एंथोसाइनिन है यह प्याज, अनार, अंगूर, जामुन, टमाटर या चोकोबेरी आदि में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लोरोप्लास्ट। ये पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, निम्न विकल्पों में क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर अन्य सभी पशु कोशिका में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का पर्णहरिम या क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिस कारण पौधों के कुछ भाग व पत्तियां हरी दिखाई देती है, जिसके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है
और कार्बोहाइड्रेट बनती है। ठीक है, ये रहा कुछ क्लोरोप्लास्ट की संरचना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 15। प्रश्न 15 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा प्रदान करती है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा प्रदान करती है? ए पानी, बी नाइट्रोजन, सी क्लोरोफिल, डी यूरिया। तो इसका आंसर तो आप देखते ही जान जाएंगे, सी क्लोरोफिल। ठीक है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करती है। ठीक, ये रहा स्ट्रक्चर क्लोरोफिल की। CO2 ऊपर से आती है, H2O नीचे से आती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 16। प्रश्न 16 है दोस्तों, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? ठीक, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए माल्टोज, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ऑप्शन सी सुक्रोज या ऑप्शन डी लैक्टोज। तो 16वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों सेलुलोज। पौधों की कोशिका भित्ति के निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को सेलुलोज कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। यदि आपको ये पसंद आए कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।